अकाउंटेंट का पेपर आज पूरा हो चुका है। हम उस अकाउंटेंट के पेपर में जो रीजनिंग वाला सेक्शन था उसकी आज पूरी कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं वो जानने से बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो रीजनिंग के सवाल बनेंगे वो कुछ इसी तरीके से बनेंगे जैसे कि अकाउंटेंट और प्रिंसिपल वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्योंकि पेपर का जो टॉपिक है, टॉपिक उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आने हैं, उन्हीं टॉपिक से कुछ घुमा फिरा के थोड़े से चेंज करके क्वेश्चंस पूछने हैं। इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में आइए समझते हैं। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं बट कोई बात नहीं, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बुला रहा हूँ देवेश सर को, वो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से जो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। देवेश सर प्लीज़ आप आइए, क्लास को शुरू करिए। हेलो एवरीवन, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सवाल काफ़ी बढ़िया सा है। सवाल है, टू ब्रदर्स गिरी एंड सूरी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम इन द मॉर्निंग। गिरी ड्रोव फॉर 3 किलोमीटर्स फॉलोइंग द शेडो। ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ऑलरेडी रवि सर ने पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, ठीक है। इसके अलावा ये डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट की और ये डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट की, ठीक है। अब चूंकि सवाल बहुत ही बढ़िया सा है, बढ़िया सवाल इसलिए है क्योंकि अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे दो चीज दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो लोग हैं, गिरी और सूरी, जो कि ऑफिस जाते हैं अपने घर से इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग की बात हो रही है, मतलब जो सन है वो ईस्ट में उगेगा, ठीक है। सन विल राइज इन द ईस्ट, ठीक है। सवाल आया क्या कहता है, गिरी ड्रोव फॉर 3 किलोमीटर्स फॉलोइंग द शेडो। शेडो को फॉलो करते हुए। अब ध्यान दीजिएगा, बात ये है कि ये अगर आपका सन है तो सन अगर इंसान को यहाँ खड़ा होता है तो इसकी शेडो हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगी। मतलब ये डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो इसकी शेडो बनेगी वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेम सवाल क्या कहता है कि ये हमारे गिरी भाई साहब हैं, एक पॉइंट से जो घर है इनका, इस घर से इस साइड आते हैं, ये कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि देन ही ड्रोव फॉर 5 किलोमीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट टू रीच हिज ऑफिस। फिर लेफ्ट लेते हैं और 5 किलोमीटर ही आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 किलोमीटर ये यहाँ आ जाते हैं, ये पहुंच गए भाई साहब अपने ऑफिस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। फिर क्या, सूरी ड्रोव फॉर 8 किलोमीटर वाइल हिज शैडो वॉज टू हिज राइट। अब देखिए ये शैडो है, लेट्स से मान लेते हैं ये शैडो है। शैडो किसी के राइट साइड में कब होगी, जब वो साउथ की तरफ चल रहा होगा। क्यों, क्योंकि ईस्ट अभी भी इधर ही है, तो शैडो आपकी इधर बन रही है और साउथ में चलेगा। मतलब मैं अगर ऐसे हूं और साउथ चलूंगा मैं, तभी तो मैं राइट साइड दिख रहा है, राइट साइड मेरा होगा, इधर से ईस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, इस साइड मेरा क्या है, इस साइड मेरा है क्या, शैडो, और मैं सामने चलूंगा तभी मेरा शैडो राइट साइड में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब घर से ये भाई साहब चलते हैं, कितना चलते हैं, 8 किलोमीटर टू हिज राइट, सॉरी सूरी ड्रोव 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर से आते हैं ये, ठीक है। ये बात हो रही है किसकी बात हो रही है, ये है गुरी साहब की, और बात कर रहा हूं मैं सूरी साहब की, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि देन टर्न राइट एंड ड्रोव 7 किलोमीटर। फिर ये राइट लेते हैं और 7 किलोमीटर आ जाते हैं यहाँ पे, ये 7 किलोमीटर यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। ये सूरी साहब है। अब पूछा क्या है, सवाल लिखे क्या है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सूरी विथ रिस्पेक्ट टू गिरी नाउ। मतलब गिरी के रिस्पेक्ट में सूरी किस है और कितने डायरेक्शन में है। मतलब ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन, देखिए ध्यान से, ये डायरेक्शन देखिए, क्या डायरेक्शन साउथ वेस्ट की है, साउथ वेस्ट की है, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ये 3 है, ये भी 3 होगा, टोटल 4 है, तो एक बनता है ट्राइंगल, एक बना दे ट्राइंगल हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये अगर 3 है, क्योंकि ये भी 3 है, तो ये बचा हुआ पोर्शन 4 होगा, 4 होगा, ये 5 है, ये 8 है, ये पोर्शन 3 बचेगा, ये वाला, ठीक है। हमसे ये पूछा है, लगाएंगे पाइथागोरस, आएगा 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट इज द आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आसान सवाल है, देखते हैं क्या है। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, ये हम पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। सवाल क्या कहता है कि इसको पहले बनाना होगा, सारे केस को बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कहता है सम स्लोगन्स आर कोट्स, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से ये स्लोगन्स है, ठीक है, और सारे स्लोगन्स में कुछ स्लोगन्स जो है कोट्स हैं, मतलब कुछ कॉमन एरिया आएगा हमारे पास, ठीक है।
पहला हो गया। फिर कहता है सम कोड्स आर फ्रेजेस, कुछ जो कोड्स हैं वो फ्रेजेस होंगे, कुछ कोड जो है फ्रेजेस होंगे। ये एक ही केस नहीं बनेगा, इसमें एक केस और बनेगा। एक केस और क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ये रहा स्लोगन, ये रहा कोड, और अगर मैं यहाँ पे एक और कॉमन एरिया निकाल दूं होगा फ्रेज। ध्यान दीजिएगा, तो जो बात हम कह रहे हैं कोर्स और फ्रेज में तो है, साथ में इसके साथ भी एक रिएक्शन बन रही है। हो गई दो चीजें। इसके अलावा आगे है ऑल फ्रेजेस आर इडियम्स, सारे सारे फ्रेज जो इडियम्स है, मतलब सारे जो फ्रेजेस हैं वो इडियम्स है, सारे जो फ्रेजेस हैं वो इडियम्स है। ठीक है, इसमें एक केस और बन सकता है कि ये जो आई है वो पूरा होगा, मैं यही पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेट्स से एक और केस है यहाँ पे कि ये पूरा भी हो सकता है, जो आई है ये पूरा हो सकता है, मतलब टोटल 4 केस बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो है ये आई हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक केस बीच वाला और एक और केस बनेगा जो आई है ना, आई का गोला बड़ा कर देंगे हम। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सम फ्रेजेस आर स्लोगन्स, कुछ फ्रेजेस जो हैं वो स्लोगन्स हैं। यही नहीं हुआ, खत्म। क्यों? मैंने बताया था कि किसी चीज को गलत होने के लिए एक भी स्टेटमेंट या एक भी केस में हो जाता है गलत हो, तो वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता कभी। ठीक है, सम इडियम्स आर कोड्स, सम इडियम्स आर कोड्स। ठीक है, सम इडियम्स आर कोड्स सही है, मतलब हर केस में ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर सम इडियम्स आर स्लोगन्स, सम इडियम्स आर स्लोगन्स, ये रहा इडियम्स, ये यहाँ फॉलो कर रहा है, यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब एक भी केस फॉलो नहीं करेगा तो वो नहीं होगा, ये खत्म। मतलब ऑप्शन नंबर 2 मींस कंक्लूजन 2 इज सही, कंक्लूजन 2, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 कराएंगे रवि सर, आइए सर। देखिए बच्चों, हो सकता है कि आप लोगों को क्वेश्चन की विजिबिलिटी अच्छी नज़र नहीं आ रही होगी। टेलीग्राम में हमने इस क्वेश्चन का, इस जो क्वेश्चन सेट आया हुआ है पूरा का पूरा PDF अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से क्वेश्चंस को अपने सामने रख के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से हमारे सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए सवाल पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का। ये एक तरीके का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जिसका सही जवाब है 3 पुत्र। आंसर नंबर 2 आपका राइट आंसर है। पहले आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकलेगा 3 पुत्र और 1 पुत्री। ठीक है, कैसे करना है बता देता हूँ। सवाल अगर नहीं विजिबल होगा तो आप PDF से देख लेंगे। जैसा कि मैंने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको पहले ही बता रखा है कि आपको केवल 1, 2, 3 और ये 4 लाइनें ड्रॉ करनी है और इन 4 लाइनों को ड्रॉ करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने अगर अच्छे से आपको रीजनिंग आती है तो 50 सेकंड के अंदर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। स्टार्ट करते हैं। एट द रेट डॉलर का भाई है, एट द रेट डॉलर का भाई है। तो मैंने बताया था कि जब भी सेम जनरेशन के हो हमें उनको एक लाइन में बैठाना है। एट द रेट डॉलर का क्या है, भाई। एट द रेट की बात हो रही है, डॉलर का क्या है, भाई। ये हो गया, एट द रेट डॉलर का भाई है। अल्फा डॉलर की बहन है। अल्फा कौन है, अल्फा डॉलर की क्या है, सिस्टर है। सेम लाइन पर रहेंगी क्योंकि सेम जनरेशन में है। अल्फा डॉलर की बहन है। बीटा हैश का पिता है। अगेन ये एक बीटा कोई अलग से आ रहे हैं तो अभी हम जानने के लिए क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 कर लेंगे। बीटा हैश का पिता है, फादर पता चल गया, बीटा हैश का पिता है। हैश अल्फा का भाई है, अल्फा का भाई हैश है। इनके पिता जो है बीटा थे, अल्फा का भाई है। अल्फा ओमेगा अल्फा की माता है, ओमेगा अल्फा की माता है। ठीक है, बीटा का पुत्र डॉलर है, बीटा का पुत्र डॉलर है, सही है। तो बीटा के कुल कितने पुत्र हैं। अब ये बेटे हो गए, एक पता चल गया। अल्फा पहले भाई थे इसलिए पता चल गया, इनका भाई दे रखा है, इनको पुत्री दे रखा है, तो अपने आप हमें क्या मिल गया, 3 सन्स और 1 डॉटर। आंसर क्या हो गया, 2 यानी कि 3। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आइए सर प्लीज। ठीक है, तो एसेशन रीजन का क्वेश्चन है ये, सॉरी स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं इसमें। क्वेश्चन ये कहता है कि ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कंप्यूटर एजुकेशन शुड स्टार्ट एट स्कूल सेल्फ। ठीक है, क्या कह रहा है, कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो स्कूल पे ही शुरू हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, एजम्पशन क्या है कि लर्निंग कंप्यूटर इज इजी, कंप्यूटर एजुकेशन फेचेस जॉब इजिली। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इम्प्लिसिट का पूछा है, पूछा क्या है, इम्प्लिसिट कौन से होंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट कौन सा होगा, अगर कंप्यूटर सीखना आसान है तो हम तो कभी सीख सकते हैं, तो स्कूल के टाइम पे शुरू करने का क्या सेंस बनता है। तो ऑप्शन 1 तो कभी सेंस नहीं बनाना, ऑप्शन 2 चेक करते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन फेचेस जॉब इजिली, मतलब कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो जॉब आसानी से आपको दिलाएगा, इसलिए हमको स्कूल में ही कंप्यूटर सीखना चाहिए। एकदम सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक। ओके, बहुत ही प्यारा सवाल है, सवाल बहुत प्यारा है, बहुत ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है कि 5 छात्रों में तुषार, दिनेश, सॉरी अमंग 5 स्टूडेंट्स तुषार है, दिनेश है, हिमांशु है, आर फ्रॉम हैदराबाद। ये 3 लोग कहां से हैं, ये 3 लोग हैं हैदराबाद से। ठीक है,
फिर कह रहा है तुषार, भव्य एंड जितेंद्र। तुषार, भव्य एंड जितेंद्र कहां से भाई साहब? आर एक ये लोग ग्रेजुएट्स हैं। ये लोग क्या हैं? ये ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है हिमांशु, भव्य, हिमांशु एंड जितेंद्र आर इन गवर्नमेंट जॉब। भव्य, हिमांशु एंड जितेंद्र, इन लोगों के पास क्या है? गवर्नमेंट जॉब है, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा है तुषार, दिनेश एंड जितेंद्र आर मैरिड। तुषार, दिनेश एंड जितेंद्र आर मैरिड, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? चेक करते हैं, ऑप्शन थ्रू जाएंगे। पहला ऑप्शन चेक करिए, जितेंद्र हैदराबाद ग्रेजुएट। जितेंद्र जो है वो हैदराबाद से नहीं है, ऑप्शन गलत। ऑप्शन 2 पे आइए, हिमांशु हैदराबाद मैरिड। हिमांशु कहाँ गया? हिमांशु ये रहा, हैदराबाद से, सही बात है। हिमांशु क्या मैरिड है? हिमांशु क्या मैरिड नहीं है, यहाँ हिमांशु नहीं है, तो ऑप्शन 2 गया। ऑप्शन 3 चेक करिए, भव्य ग्रेजुएट गवर्नमेंट जॉब। भव्य कहाँ गया? भव्य ये रहे, ग्रेजुएट है, एकदम ग्रेजुएट है। और फिर क्या है? गवर्नमेंट जॉब। भव्य ये रहा, भव्य, यहाँ गवर्नमेंट जॉब, एकदम सही जवाब। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हियर इट इज। 6 वेंडर है A B C D E एंड F सेल द सेम आइटम्स इन द मार्केट। ये सवाल बहुत ही प्यारा है, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि सवाल में दिया कुछ नहीं है, आपको कॉमन सेंस लगाना है खाली, ठीक है। ओनली 3 वेंडर्स सोल्ड लेस आइटम्स देन F, मतलब कि टोटल 6 वेंडर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वेंडर्स हैं। क्या कह रहा है कि ओनली 3 वेंडर्स सोल्ड लेस आइटम्स देन F, मतलब F अगर यहाँ पे है तो इसके कम, मैंने मान लिया है कि यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने वेंडर्स को सजा रहा हूं मैं, ठीक है। तो F क्या है हमारा? F यहाँ पे हो गया, इससे कम 3 वेंडर्स हैं, ठीक है, पहली लाइन खत्म। फिर क्या है? A सोल्ड मोर देन आइटम C, मतलब जो A है वो C से ज्यादा आइटम सोल्ड करता है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, देन C, ठीक है। E डिड नॉट सेल द मोस्ट आइटम, मतलब E जो है यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि E जो है सबसे ज्यादा आइटम सेल नहीं कर सकता, और मैंने बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो भी होगा वो सबसे ज्यादा आइटम सेल करेगा, लेकिन वहां पे E नहीं हो सकता, ठीक है, खत्म इसको। फिर D सोल्ड मोर आइटम्स देन C एंड A, मतलब जो D है वो C से और A से दोनों से ज्यादा आइटम सोल्ड करता है, ठीक है, ज्यादा आइटम सोल्ड करता है, D हो गया यहाँ पे। अब A और C में यहां देखना है, तो A क्या है? ज्यादा सोल्ड करता है, तो A हो गया यहाँ पे और C हो गया यहाँ पे। चेक कर लीजिए, A जो है C से ज्यादा है, D जो है A और C दोनों से ज्यादा है, और F से पहले 3 है, बात खत्म, ठीक है। बट लेस देन F लिख भी दिया है, चलो लिख भी दिया है, लेस देन F, खत्म बात। इफ B सोल्ड 20 आइटम्स, ठीक है, B सोल्ड 20 आइटम्स, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इफ B सोल्ड B आइटम्स, अच्छा उससे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे E नहीं हो सकता, तो क्या बचा? E यहाँ होगा, ठीक है, और जो बच गया B वो यहाँ पे होगा, आसान, एकदम आसान। फिर क्या कह रहा है कि अगर B जो है 20 आइटम सोल्ड करता है, तो व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय E, मतलब B अगर 20 सोल्ड करता है, जो कि सबसे ज्यादा सेल कर रहा है, तो उससे कम होगा, उससे कम होगा, तो एक ही ऑप्शन जो है उससे कम है, 18, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया था। सेट करने का क्या मतलब है कि जो B है सबसे ज्यादा सेल करेगा, और 20 सेल कर रहा है 20, और बाकी जो सारे ऑप्शन है वो 25 23 और 22 जो कि 20 से ज्यादा है, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि B से ज्यादा E सेल करेगा, क्योंकि और इसने क्या भी दिया है कि जो E है वो सबसे ज्यादा सेल नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 से करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 18, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 17 है, जो कि सॉल्व करेंगे रवि सर, आइए सर। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यकीन आप नहीं करेंगे, लेकिन मेरी टीम ये बात जान के बिल्कुल हैरान हो गई है कि इस तरीके के एकदम सिमिलर सवाल हमने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं अकाउंटेंट के, JSA के, बिल्कुल हुबहू मिलते हुए सवाल हमने मॉक टेस्ट में बना के रखे हुए हैं। यकीन जिन बच्चों ने उन मॉक टेस्ट को कंप्लीट सॉल्व किया होगा उनके लिए ये सवाल ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो गए होंगे। अभी भी जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए पूरी मन से, तन मन धन से लगे हुए तैयारी कर रहे हैं, मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि बीट द कंपटीशन का ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे मॉक टेस्ट लगाइए, उनको प्रैक्टिस करिए, आपको 120% का रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी एश्योरिटी है। अब ये सवाल देखिए क्या है ठीक है, अगेन मैं कहूँगा कि PDF आप टेलीग्राम से लेकर के इन सवालों को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये सवाल मुश्किल सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का सवाल है, सिर्फ 10 सेकंड का सवाल है, देखते ही सॉल्व कर देना है। यही तो वो सवाल है जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने वाला है एग्जाम में। देखिए क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कितनी कवि महिलाएं राजनीतिज्ञ हैं,
ठीक है, देखिए क्या है सवाल, कितनी महिला कवि राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये महिलाएं वाला सर्कल है, तो जो सबसे पहला वर्ड लिखा है हमने महिलाएं वाला सर्कल ले लिया, ठीक है। महिलाएं क्या है, कवि हैं, कवि में देखिए 17 और 4 और 9, यही तो ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाएं और कवि दोनों। अब राजनीतिज्ञ देखना है तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर कौन आता है, सिर्फ 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। हम ये 4 2 मार्क कर लेंगे। देखते हैं कितना जल्दी से जल्द, कितना फास्ट, मतलब बिना कुछ देखे समझे, मतलब बस देखना है हमें, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। हमने देखा क्या, वुमेन, इंग्लिश में भी बता देता हूँ, ये वुमेन वाला देखा, 17 और 4 मुझे मिला यहाँ पे, 17 और 4 ये 2 नंबर मिले जो कि क्या है, वुमेन है और पोएट्स हैं। इसके बाद मैंने देखा कि हमें इसे पॉलिटिशियन भी चाहिए, तो 9 और 4, 9 तो हमें लेना नहीं था, 17 क्या है, पॉलिटिशियन नहीं है, ट्रायंगल के बाहर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर 4 हो गया। सीधे 10 सेकंड का आंसर सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ठीक है, काफी बढ़िया सवाल है। देयर आर 6 चिल्ड्रंस, मोनू, नीना, ओझा, सालू, तोमर एंड उस्मान। लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मोनू, नीना, ओझा, सालू, तोमर एंड उस्मान, 6 बच्चे। क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, उस्मान, तोमर है बाइसाइकिल्स, मतलब उस्मान है और जो तोमर है इनके पास क्या है, बाइसाइकिल्स है, ठीक है। While the others do not, जबकि बाकी लोगों के पास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। शालू एंड उस्मान के पास हैट है, शालू एंड उस्मान के पास क्या है, हैट है, जबकि बाकी लोगों के पास नहीं है। While others are not. मोनू, ओझा एंड शालू आर इन क्लास 7. मोनू, ओझा एंड शालू आर इन क्लास 7th, जबकि बाकी जो है 6th में है। तो मोनू, ओझा और सालू के अलावा बचे नीना, तोमर एंड उस्मान जो कि क्लास 6th में है, ठीक है। कह रहा है कि हु इन क्लास 6th हैज अ बाइसाइकिल बट इज नॉट वियरिंग अ हैट, मतलब इनमें से कौन है जिसके पास साइकिल है बट उसने हैट नहीं पहनी हुई है। इसमें साइकिल किसके पास है, साइकिल तो यू एंड टी है, यू और टी दोनों के पास साइकिल है, लेकिन इसमें से हैट किसने नहीं पहनी है, यू ने हैट पहनी हुई है, मतलब कि तोमर जो है उनने हैट नहीं पहनी हुई है, मतलब कि तोमर हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ, जो कि बहुत प्यारा सवाल है, 2 मिनट का सवाल है। देखते हैं क्या करना है इसमें, देखो ध्यान से। 3x6 AW, ये बकवास चीजें। देखो x के पहले आता है w, ये आपको वो देख चेक भी नहीं करना, क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शंस में u लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है, तो क्या आपको चेक करना है, अल्फाबेट चेक करना है, नहीं चेक करना है। एग्जाम में टाइम को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम में टाइम को सेव नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत है, और ये क्वेश्चन ही है जो आपको फ्री के मार्क्स दिलाएंगे, बहुत जल्दी दिलाएंगे, और जो बाकी क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन हैं उसमें आप उसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, यू सब में है, ठीक है, तो हमें यू चेक नहीं करना। अगला क्या चेक करना है, देखो 3 है, 3 में 5 जुड़ा 8 हो गया, 8 में 7 जुड़ा 15 हो गया, मतलब 5 7, फिर अगला क्या जुड़ेगा, 9 जुड़ेगा, तो 15 में 9 जुड़ा 24 24 24 24, ये रहा खत्म। अच्छा, कुछ लोग होंगे जो ये भी निकालेंगे कि 6 है, 6 में 2 गया 8, तो जे में 2 जुड़ा 8 8 2 10 10 तो 12, कर सकते हो, बट टाइम वेस्ट है। क्यों करना है, करने का कोई सेंस नहीं बनता। सेंस इसलिए बनता क्योंकि यू और मतलब अल्फाबेट और ये लास्ट डिजिट की जरूरत पड़ने वाली हमको है ही नहीं। जैसे ही 24 आया वैसे ही ऑप्शन नंबर जो डी था वो सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है, और देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या, ओके। देखिए ये एक ऐसा सवाल था जिसमें आपको स्किप करना था, इस क्वेश्चन को स्किप करना था, सर्कल मारना था यहाँ पे, और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो अटेम्प्ट करना था। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको बनाने, क्योंकि ये आंसर को देख के आपको ऑप्शन की तरफ जाना है। क्वेश्चन एकदम इजी है लेकिन सर्कल मार के लास्ट अटेम्प्ट करना था, क्योंकि इसमें 1.5 मिनट लग सकता है किसी बच्चे को सॉल्व करने में, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है देखिए, देखते हैं सवाल को। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, SP, यहाँ पे पहले क्या है कि इन वर्ड्स का मतलब देखना है। SP हैश, SP हैश, इसका मतलब क्या है, S हैश का भाई है, S हैश का क्या है, भाई है, ब्रदर। P का मतलब क्या हो गया, ब्रदर, ये पता चल गया। ऐसे देखिए क्या है, SQ हैश, SQ हैश। अब S हैश का क्या है,
पुत्री है मतलब डॉटर, ठीक है, मतलब Q का मतलब क्या हो गया, डॉटर। ऐसे ही देखिए R का मतलब क्या हो जाएगा, R का मतलब क्या हो जाएगा, R का मतलब हो जाएगा पत्नी यानी कि वाइफ, ठीक है। ऐसे ही देखिए S का मतलब क्या हो जाएगा, सन, पुत्र, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एस डॉलर एस हैश का अर्थ है कि इनके पुत्र हैं, तो ये इनके पुत्र हैं, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये चाहिए यहाँ पे कि PQRS का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखना है सीधे ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि AD के पोती हैं, ठीक है, AD की पोती है, कौन सा ऑप्शन दर्शाता है। तो अब क्या करना होगा, एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा, ठीक है। चेक करने के लिए अगेन क्या करेंगे, 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे। जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो मैंने 1 से शुरू किया था, लेकिन चूंकि अब मुझे आंसर पता है तो सीधे मैं राइट आंसर से आपको बताऊंगा, जो कि राइट आंसर इसका 2 है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है ये ASB, AS का मतलब देखिए क्या है, सन है, तो A B के क्या है, B के S B के क्या है, सन है, BS हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा, AS हो गया। BPC, P का मतलब क्या है, देखिए P का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो B और C क्या हो गए, B और C क्या हो गए, भाई हो गए, तो एक जनरेशन मतलब एक लाइन, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन भी हो गया। अब देखिए B के C में मिल गया, ये हो गया। C और D में Q क्या क्या मतलब है, डॉटर है, तो C क्या है, D के डॉटर है, ये D का ये डॉटर है, ठीक है, ये मिल गया। अब लास्ट में क्या बच रहा है, D और S में क्या है, D क्या है E का, D क्या है E का, S का मतलब क्या है, सन, तो D E का क्या है, D E का क्या है, सन है, D E का क्या है, सन है, D E का क्या है, सन है। अब देखिए क्या सवाल क्या पूछा था, एक सेकंड, AS, यहाँ पे A था, A से हमने शुरू किया था ना, AS पहला पॉइंट क्या था हमारा, ASB का मतलब था, यहाँ पे S नहीं आएगा, S का मतलब सन था, मतलब A था। तो देखिए हमें सीधे दिख रहा है 2 जनरेशन नीचे, D और A में कैसा रिलेशन दिख रहा है, A और D क्या है, पोती है, डॉटर, इसलिए राइट आंसर क्या है, B। देखिए अगर इस सवाल को अगर आपने ऐसे सॉल्व कर दिया तो यहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैंने जानबूझ के ऑप्शन नंबर 2 से शुरू किया था, क्योंकि देखिए हमने जब इसको शुरू में सॉल्व किया था तो क्वेश्चन में पूछा है कि पोती मतलब फीमेल, और हमारा आंसर आ रहा है ए मतलब मेल, जो कि स्टार्टिंग में ही आपको ये क्या बता रहा है कि ये क्या है, सन है, ठीक है, इसलिए सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन जब हम सी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ये सवाल सही आपको होता हुआ दिखेगा, और एकदम ईजी है, ऑप्शन में ही सॉल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले वो 4 ऑप्शन को मार्क कर लेते हैं जो हमें रिलेशन बता रहा है। तो वो ऑप्शन कौन कौन से हैं, P है, Q है, R है और S है, ठीक है। अब अगेन 1 2 3 और 4 लाइनें हमने ड्रॉ किया। P का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, देखिए P का मतलब क्या है, भाई है, E और A क्या हुए, E और A क्या हुए, भाई हो गए, E और A क्या हो गए, भाई हो गए, ठीक। इसके आगे आ जाइए, E और A हमें क्या मिल गया, भाई। अब A और B Q का मतलब क्या है, पुत्री है, मतलब A क्या है, पुत्री है, किसका, A पुत्री किसका, B का, B से क्या मिल गया आपको, पुत्री मिल गया, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए R का मतलब क्या है, पत्नी, R का मतलब क्या है, पत्नी, R का मतलब क्या है, पत्नी, तो B और C आपस में क्या है, पत्नी, पति पत्नी है, BC हो गया, ठीक। अब देखिए S का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, पुत्र, C क्या है, D का पुत्र है, C क्या है, D का पुत्र है। अब देखिए ये D C और A 3 जनरेशन का डिफरेंस दिख रहा है, और A क्या है, डॉटर, उधर D A में क्या हुआ, पुत्री, आंसर राइट क्या हो गया, C, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, काफी आसान सा सवाल है। चेक करना आना चाहिए आपको कि इसमें एक पैटर्न बनता है, ठीक है। आपको पैटर्न बताना है कौन सी चीजों का क्या ऑप्शन होगा तो पैटर्न बन जाएगा। पैटर्न बनने के लिए क्या करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो आपको तो बहुत ध्यान दीजिएगा। इसको एक बार कहते हैं, लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। जेड वाई डैश डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स डैश जेड जेड वाई एक्स डैश डब्ल्यू डैश वाई जेड जेड डैश एक्स डब्ल्यू, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन चेक करें, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई। ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं क्या है, एक्स जेड जेड एक्स वाई। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, एक्स जेड डब्ल्यू जेड वाई। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स
वाई। वो ध्यान दीजिए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर मैं एक्स और वाई की बात करूं, अगर यहाँ पे एक्स हो जाए और यहाँ वाई हो जाए, वो ध्यान दीजिएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये चीज दोबारा रिपीट हो रही है। जेड वाई एक्स, देखिए जेड वाई एक्स और एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 का पैटर्न बन रहा है। पैटर्न कैसा बन रहा है? जेड वाई एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स यहाँ होना चाहिए डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे है तो ये ऑप्शन डब्ल्यू यहाँ है, एक्स भी है वाई भी है डब्ल्यू भी है, बाकी सारे ऑप्शंस खत्म। डब्ल्यू यहाँ एक्स और यहाँ पे फिर वाई, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ठीक है सर, 22। ठीक है, आते हैं, बिल्कुल सा आसान सा सवाल है। यहाँ पे सवाल में क्या बोल रहा है कि हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, ठीक, हमें दिन, हफ्ते के 5 दिन लेने हैं, 1 2 3 4 और 5, फ्राइडे तक के दिन लेने हैं। और बोल रहे हैं कि 5 ट्रेनें हम चला रहे हैं। कौन कौन सी ट्रेन है? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये ट्रेनों के नाम हैं। ठीक है, अब हमें यही बताना है कि कौन सी ट्रेन किस दिन चल रही है। तो हर दिन सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन चल रही है और हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि किस दिन कौन सी ट्रेन चल रही है। ठीक है, अब देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको यहाँ लिखते जाएंगे। 5 ट्रेन ही हो गया, स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑन फ्राइडे। ठीक है, अब देखिए कहाँ से हम शुरू करेंगे, चलेगी डी सप्ताह में चलने वाली पहली या आखिरी ट्रेन नहीं होनी चाहिए। मतलब डी जो है यहां नहीं आ सकता और डी जो है आपका यहां नहीं आ सकता। ये तो बात साफ हो गई। ठीक, पहली और आखिरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है? ई को सी के चलने के ठीक अगले दिन चलना चाहिए। ई को सी के चलने के ठीक अगले दिन, तो कुछ ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सी के चलने के ठीक अगले दिन चलना है इसको। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पे। बी को डी के चलने के ठीक एक दिन बाद, बी को डी के चलने के ठीक एक दिन बाद और सी के चलने के ठीक एक दिन पहले, सी के चलने से ठीक एक दिन पहले चलना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन मिल गया हमें। ठीक है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच एक ट्रेन चलनी है। सोमवार को कौन सी ट्रेन चलेगी? ए और बी के बीच एक ट्रेन चलनी है। देखिए ए और बी के बीच एक ट्रेन चलनी है, तो हम बस बी के ऊपर ए ले लें, क्योंकि एक ही ट्रेन चलनी है डी और ए के बीच में, इसको ए ले लेते हैं। अब देखिए क्या है, अब मेरा क्या आंसर आ गया? मैं इसको अगर इस तरीके से दे दूं, सी ई ए डी, सी ई ए डी और बी, तो देखिए एक और कॉम्बिनेशन यहां बनता हुआ, एक और कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे बन रहा है। जैसे कि हमने पहले देखा ना कि सी कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, सी ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो रहा है। तो सिंस कि अब हमें ये इतने डेटा मिले थे, तो एक तो कॉम्बिनेशन ये है, अगला एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ए डी बी सी और ई, बिल्कुल फिट बैठ रहा है जो जो ऑप्शन बोल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट मीन्स की C3, यानी कि ए हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है। ठीक है, अभी अगर किसी ने क्वेश्चन क्लास करी होगी रीजनिंग वाली, तो देखते हैं क्या करना है। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड मदन विजिट बैंकॉक। तो मदन जो है बैंकॉक कब गया था, और स्टेटमेंट दिए हुए है, बताना है कि किस स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। पहला स्टेटमेंट है मदन टुक लीव ऑन वेडनेसडे, मतलब मदन ने वेडनेसडे के दिन लीव लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले ले। अगला क्या कहता है कि मदन विजिटेड हिज ब्रदर ऑन फ्राइडे द प्रीवियस डे ऑफ हिज विजिट टू बैंकॉक। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, हिंदी देखिए, कहा गया मदन ने बैंकॉक की अपनी यात्रा से पिछले दिन शुक्रवार को अपने भाई से मुलाकात की। मतलब जिस दिन मदन बैंकॉक जा रहा है उसके एक दिन पहले, जो कि शुक्रवार था, उस दिन अपने भाई से मिलने गया था। मतलब मदन बैंकॉक कब गया? शनिवार को। मतलब जो स्टेटमेंट टू है वो सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, विच इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कथन सेकंड, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। ठीक है, 24 की तरफ जो कि सर कराएंगे। अभी हम कराते हैं 25। ठीक है, 25 देखिए, अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है।
इसमें एक डाउट आ सकता है आप लोगों को। डाउट है, मैं बताता हूँ। अच्छा, किसी ने अगर इनइक्वालिटी क्लास की होगी, जो कि वीडियोस लेक्चर पढ़े हुए हैं, तो उसके लिए तो बाएं हाथ तक खेलता, बिल्कुल आसान तरीका, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि जब भी कुछ चीजें आएंगी हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, एम और जे की बात हो रही है, ये रहा एम, ये रहा जे। क्या बोल रहा है, एम जो है, मैं यहाँ लिखता हूँ, एम जो है वो जे से बड़ा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, जे लेस देन एफ लेस देन ई लेस देन इक्वल टू एम, दिख रहा है देखो, एम सबसे बड़ा है, उससे छोटा ई है, उससे छोटा एफ है, उससे छोटा जे है, तो ए तो एकदम सही है, मतलब कि फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड क्या है, सेकंड कह रहा है एफ इज लेस देन इक्वल टू एम, एफ इज लेस देन इक्वल टू एम। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करने वाले हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान के अंदर एफ और एम की बात हो रही है, ये रहा एफ, ये रहा एम, एफ इज लेस देन ई, एफ है लेस और इक्वल टू एम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो एफ है वो ई से छोटा है, एफ जो है ई से छोटा है और एम से भी वो छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो लोग बोलेंगे कि ये सही है। बहुत लोग बोलेंगे, इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, उनका भी कहना है सही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बताता हूं मैं क्यों, क्योंकि यहां पे एक साइन लगा हुआ है इक्वलिटी का, मतलब एफ जो है लेस देन या इक्वल टू एम हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ई है, ई हो सकता है एम के बराबर या छोटा, ई हो सकता है, लेकिन जो एफ है ना, एफ ई से भी छोटा है। तो अगर एक्सट्रीम केस देखें तो ई बराबर एम हो सकता है एक्सट्रीम केस में, ठीक है, लेकिन जो एफ है वो ई से छोटा है। इन दोनों को आपस में अगर हम इंटरचेंज कर देंगे, इक्वलिटी का साइन है, तो एफ जो है लेस देन ई आ रहा है या लेस देन एम आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी लोग, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं एफ इज लेस और इक्वल टू सही होगा, सबका गलत है, सबका गलत है। एफ इज लेस देन एम होगा, यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब चूंकि ऑप्शंस में और चेक कर सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 1 और 2 एक साथ है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2 होगा ही नहीं, 2 होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे मैं चेक नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि केवल कंक्लूजन जो 1 है वही सही आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पहले सर आप कमेंट कर लीजिए अपना सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 अगेन वेरी सिंपल और इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जब मॉक टेस्ट में कई बार आपको आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन लगता था, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में एक सवाल था साइंस का, एक दो बच्चों ने डाउट किया था कि सर ये तो एग्जाम में आने वाला नहीं है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। अब देख लीजिए आपके सामने आया हुआ है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर नहीं पता है भाई मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स की डेफिनेशन, तो डेफिनेटली ये सवाल तो आपसे नहीं होने वाला है। सवाल ये सिर्फ 5 सेकंड का है, 5 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये डेफिनेशंस पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैमल्स क्या होते हैं, देखिए हमारा पॉपुलेशन ग्रो होने का, पॉपुलेशन बढ़ने का किसी भी जानवर में, इंसानों में, कहीं भी 2 ही तरीके होते हैं। पहला ये कि या तो अंडे से बच्चा पैदा होगा, अंडे से बच्चा निकलेगा, या तो डायरेक्ट बच्चा पैदा होगा, ठीक है, जिसको कि मदर जो है वो अपने बॉडी से दूध निकाल करके फीड कराएंगे और वो बच्चे आगे बड़े होंगे। और अंडे से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम मदर मिल्क फीड नहीं कराती हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये मैमल्स की डेफिनेशन है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, कोई भी एक एटम के पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिल के बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे ये ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, भाई, डॉक्टर और पुत्र, तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आता हुआ दिखेगा। देखिए भाई और पुरुष, एक पुरुष ही भाई हो सकता है, सभी पुरुष भाई होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक पुरुष ही भाई हो सकता है, और डॉक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, विमेन भी हो सकती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ठीक है। 26 काफी आसान सवाल है, देखते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन को समझने में कैसे, 5 सोल्जर्स हैं जो कि एक दूसरे के परस्पर खड़े हैं, एडजेसेंट खड़े हैं, फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ फेसिंग मतलब याद करिए, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया गया है, 1 2 3 4 5 लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। फेसिंग नॉर्थ, y इज टू द राइट ऑफ w, जो y है, अच्छा इसका राइट इधर होता है, इसका लेफ्ट इधर होता है, याद है, नॉर्थ फेस करेंगे तो राइट इधर आएगा, देखो नॉर्थ फेस किया मैंने, राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा, ठीक है। तो जो y इज टू द राइट ऑफ w, y जो है w के राइट में है, ठीक है, बट टू द लेफ्ट ऑफ z, बट z के लेफ्ट में है, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा।
फिर कह रहा है v इज टू द लेफ्ट ऑफ w, जो v है वो w के लेफ्ट में है, ठीक है। फिर कह रहा है बट टू द राइट ऑफ x, बट x के राइट में है, खत्म बात। मतलब कि x v w y z, ये तो हो गया। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है इफ दे अबाउट टर्न इन देयर पोजीशंस, मतलब अब ये ऐसे ना देख के, अब ये ऐसे ना देख के x v w y z, अब ऐसे देखें, ऐसे देखें, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, ये जो बात पकड़ लेगा उसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा। पहला x इज थर्ड टू द राइट ऑफ v, x इज थर्ड टू द राइट ऑफ v, द y, तो y ये है, राइट इधर है, तो 1 2 3 एकदम सही बात है, तो ये सही बात है। आंसर क्या पूछा है, कौन सी गलत बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, देयर आर 2 सोल्जर्स बिटवीन v एंड z, v एंड z, v और z के बीच में 2 सोल्जर्स है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, v इज टू द लेफ्ट ऑफ w, v जो है w के लेफ्ट में है, नहीं, w के लेफ्ट में तब था जब वो नॉर्थ फेस कर रहा था, जब वो साउथ फेस करेगा तो जो v है वो w के राइट साइड में आएगा, यहां लिखा है लेफ्ट साइड में, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 देख के बहुत लोग टिक मार के आ चुके हैं, नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब बात करते हैं 27 की बात करते हैं, ठीक है। 20, तो ऑप्शन दिख गया आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग, बट यहां पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या वो समझिए, चेंज ये है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो कहते हैं क्या कि इन इंडिया फीमेल्स हैव लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन द मेल्स। उनके बहुत सारे बेसिस हैं। बेसिस क्या है कि जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर जो दिक्कत आती है महिलाओं के अंदर, ठीक है, वो उन दिक्कत की वजह से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है, वो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं। तो इस केस में क्या है कि जो ए है वो ट्रू है, ए है जो वो ट्रू है, आर फॉल्स है, ठीक है। बट अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी रूल या ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पर एट द सेम टाइम आपको आंसर तो टिक करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 which is A is true but R is false is the correct answer. Moving on to the next question, that is निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। बड़ा आसान सवाल देखा है, 8 4 4 6 12 24 90, इसका आंसर होगा 24, ठीक है। बताता हूं कैसे, देखते हैं क्या है सवाल। देखिए क्या है, 8 है, 4 है, 4 है, 6 है, 8 है, उसके बाद 4 हुआ, 8 4 कैसे होगा? क्या इसमें अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। 8 में अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करूं, 8 में अगर 1/2 का मल्टीप्लाई करूं तो 4 होगा, 4 हो गया, ठीक है। 4 में फिर 1 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 होगा, 4 में फिर 3/2 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 होगा, 6 में फिर 4/2 दैट इज 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 12 होगा, 12 में मुझे मल्टीप्लाई करना होगा किसका, 5/2 मतलब कि 2.5 का, 12 into 2.5 होता है 30, जब यहाँ पे हो रहा है 24, दैट इज इट इज द इनकरेक्ट। यहां होना चाहिए 30 होना चाहिए। आगे चेक कर लेते हैं, 30 into 6/2 दैट इज 3, दैट इज 90, एकदम सही है। मतलब कि 24 जगह 30 होता तो ये सीरीज हमारी एकदम सही होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 29, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, जो कि करने के लिए आपको तुरंत होता है ना कि क्वेश्चन दिखा और सॉल्व करिए, आंसर लाइए, ठीक है। सवाल कुछ नहीं पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑड वाला है, इसमें से कौन सा ऑड वाला है। अब कैसे चेक करेंगे, देखिए ध्यान से। पहला है SKN, ऐसा डॉलर है, डॉलर के एन, ठीक है, आई थिंक डॉलर ऐसे, ओके डॉलर है, डॉलर के एन, ठीक है। ये रहा डॉलर, ये रहा के, ठीक है ध्यान से, ये रहा डॉलर, ये रहा के और ये रहा एन, मतलब डॉलर से इधर गया और के से फिर इधर आया, मतलब +2 और 1 2 3 4 -4, +2 -4, मतलब राइट को प्लस मान रहा है, लेफ्ट को माइनस मान रहा है, तो पहले +2 -4, तो इस केस में क्या हुआ, +2 -4 फॉलो हो रहा है। आगे देखते हैं, @XO, ये रहा @, ये रहा x, ये रहा o, मतलब कि 1 2 3 4 +4 और फिर -6, +4 -6। अब ध्यान दीजिए, इन्हीं दोनों से एक ऑप्शन होने वाला है, क्यों? क्योंकि 3 तो सेम आने वाले हैं और अभी 2 अलग आ गए, मतलब बाकी जो 2 होंगे या तो +2 -4 होगा
या तो +4 -6 होगा। चेक कर लेते हैं। एट द एंड 2D, एंड 2D, ये रहा एंड, ये रहा 2, ये रहा D, एंड से +4 गया, एकदम सही बात है, और 2 रहा, 2 से -6 आया, खत्म। मतलब ये वाला भी +4 -6 है, मतलब ये वाला भी +4 -6 ही होगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि 3 सही होने वाले, 3 सेम होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज S $KN विल बी द ऑड वन। ठीक है, क्वेश्चन में ऑड पूछा हुआ था। ये सवाल देखिए, सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में, तो ये सवाल इतना प्यारा है कि आपको मजा आ जाएगा। सवाल ये क्या कहता है? सवाल ये कहता है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स पे बैठे हुए 4 लोग जो कि बाहर की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग आउटसाइड। मतलब 4 लोग बैठे हैं जो कि बाहर की तरफ देख रहे हैं। फिर कह रहा है बीच में मिडिल पे लोग बैठे हैं 4 लोग जो कि अंदर की तरफ देख रहे हैं। देखने तो क्या दिक्कत है? फिर कहता है, कुछ नहीं कहता, देखते क्या कहता है। अब यहां से शुरू करो। P इज थर्ड टू द राइट ऑफ S एंड फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। मतलब जो P है वो सेंटर फेस कर रहा है। P जो है वो सेंटर फेस कर रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि S के राइट में है, S के राइट में है, ध्यान दीजिएगा, S के राइट में है। क्या राइट? 3 मतलब या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है। देखो 1 2 3, 1 2 3, ये हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कहां होगा, ठीक है, राइट में है, तो अगर कोई इंसान यहां बैठता है, बाहर की तरफ बैठता है, देखो ध्यान से, यहां बाहर बैठा तो राइट ये हुआ 1 2 3, मतलब कि पहला स्टेटमेंट कवर हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है? Q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। जो Q है M के थर्ड लेफ्ट है, एंड M इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। P है लेफ्ट, ये रहा M। कह रहा है Q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, ये M है। अब इसका लेफ्ट क्या होगा? अब सामने इधर लेफ्ट क्या हुआ? ये वाला लेफ्ट हुआ क्या? ये लेफ्ट हुआ क्या? ये वाला लेफ्ट हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है? Q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, मतलब 1 2 3, ये हो गया Q। फिर कह रहा है 1 पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड R। Q और R के बीच में केवल एक इंसान बैठ सकता है, तो यहां तो P ऑलरेडी है, तो यहां हो जाएगा R। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सवाल पूछा है कि हु इज सिटिंग बिटवीन Q एंड R। Q और R के बीच में कौन बैठा हुआ है? थर्ड, S बैठा हुआ है। ठीक है, आप लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, कुछ है नहीं। R इज नॉट द, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या है। खैर उसको छोड़िए। ठीक है, सवाल तो आज का आप लोगों को जवाब आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्या है आप समझिए। इंपॉर्टेंट ये है कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज होती है सिलेबस कंप्लीशन। आप सिलेबस को कितने अच्छे से और कितनी जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं। सेकेंड चीज आती है आपके सामने, जो कि होती है कि आप कैसे उसको रिवाइज करते हैं, हाउ यू रिवाइज द सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका रिविजन वीक है तो आप कंपटीशन से पहले बाहर हैं, तो आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना होगा। अब रिवाइज करने के बहुत तरीके होते हैं। जो मेरा मानना है सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है बाय गिविंग मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट में क्या है कि आपको नहीं पता कि किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। जैसा माहौल आपको एग्जाम में रहेगा, ठीक वैसा ही माहौल आपको मॉक टेस्ट देते हुए मिलेगा। तो बीट द कंपटीशन का जो ऐप है, ठीक है, उस पे ऐसे ही सवाल, ये सवाल जो आपको दिख रहे थे पीछे, ठीक है, ठीक ऐसे ही सवाल उस पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उनको पता होगा कि उनको कितनी हेल्प मिली है मेन एग्जाम में। ठीक है, तो आपको जाना है बीट द कंपटीशन ऐप पे, वहां जाके मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि 3 स्टेप है। पहला स्टेप मैंने बताया आपको कि सिलेबस को कंप्लीट करना है, सेकंड स्टेप होता है रिवीजन, और थर्ड स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको बोलते हैं मॉक टेस्ट। अगर आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक है, अगर आपने नेट प्रैक्टिस कर ली, तो आपको मैच में खेलना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आप केवल थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे, आपको यही नहीं पता किस तरह के सवाल आ सकते हैं। एग्जाम में गए आपको स्टार्टिंग में ही 10 सवाल ऐसे मिल गए जो आपको समझ नहीं आ रहे, आपका मोराल जो है, आप कैसे उस चीजों को हैंडल कर पाएंगे, वो चीजें आप सीखेंगे केवल और केवल मॉक टेस्ट देने से। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए आप, मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम निकलना लगभग नामुमकिन सा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर।
एक बस आखिरी बात ये है कि ये जो हमने सॉल्व किया है इसको एनोटेशंस के साथ, मतलब हमने जो सॉल्व किया उन सॉल्यूशन के साथ इसका पीडीएफ हम एक नया पीडीएफ टेलीग्राम पे डालने जा रहे हैं और ऐप पे भी हम डालने जा रहे हैं। दोनों जगहों में से जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस को देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू ऑल। आप लोगों के एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है सर।